बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज DGISPR जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान आर्मी की इंटरवेंशन, उनके हैंडलर्स और उनके वो तमाम तर मंसूबे जो आए दिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में कैसे हिंदुस्तानी आर्मी, हिंदुस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो तमाम तर नाकाबिल तरदीद शवाहिद कौम के सामने रखे। एट द सेम टाइम ये 7 दिन इंतजार करने के बाद भी आज के दिन तक हिंदुस्तान इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, अपने मीडिया के ऊपर कोई एक भी शवाहिद, कोई एक भी सबूत ऐसा नहीं सामने रख सका जिससे वो अपना क्लेम ये साबित कर सके कि पहलगाम इंसिडेंट के अंदर किसी भी किस्म से, किसी भी तरह से पाकिस्तान का कोई भी रोल या कोई भी किरदार है। लेकिन बलूचिस्तान की इंटरवेंशन हो जाए, उसके बाद कुलभूषण हो जाए, उसके बाद बहुत सारे इस तरह के रॉ के एजेंट जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए पकड़े गए, बार बार वो तमाम तर शवाहिद हमने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर रखे और डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान को जवाब दिया कि स्टॉप ऑल दिस। लेकिन हिंदुस्तान उन कार्रवाइयों से बाज आने की बजाय बार बार खुद अपने लोगों को कत्लेआम करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरता है। यहाँ पर खूबसूरती पाकिस्तानी कौम की ये है कि जहाँ पर हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, वो जैसे ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ललकारा तो पूरी की पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भूलकर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साइड पे रख के हिंदुस्तान के सामने एक फोर्स, एक कौम बनकर खड़े हुए। आज के शो में यही डिस्कस करना चाहेंगे और आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान कहाँ पर है और बॉर्डर्स को लेकर आप, मैं जहाँ पर अपनी कौम की, एक दूसरे की हिफाजत के लिए खड़े हैं, बॉर्डर्स की सिचुएशन क्या है, इस पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन किए जनाब अब्दुल बासित साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं, और जनाब जनरल नईम लोधी साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बासित साहब, सिंस ये आपका सब्जेक्ट, ज़रा पहले एस्केलेशन की तरफ चलते हैं। डू यू थिंक के रिसेंट पिछले कुछ 24 घंटों के अंदर सिचुएशन फर्दर एस्केलेट कर गई है पाकिस्तान हिंदुस्तान की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साकिब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। देखिए, जहाँ तक एस्केलेशन की बात है, हम देख रहे हैं, जो मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ भारत के अंदर हालात को, तो मोदी सरकार पे डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है जी। बहुत से लोग ये क्वेश्चन, ये सवालात उठा रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, सिक्योरिटी लैप्स था, ये क्या था। बल्कि अभी ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एक पार्लियामेंट्री, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन की बात भी की है। तो जो मोदी सरकार पे डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ेगा, उन पे ये प्रेशर भी बढ़ेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई काइनेटिक, कोई बकौल उनके प्यूनिटिव मेजर लिया जाए। तो अभी हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, अभी सिचुएशन डिफ्यूज नहीं हुई। बहुत से लोग मुझे पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जब बहुत देर हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप उड़ी के बाद देखिए, जो कि 18 सितंबर 2016 का हुआ था, तो भारत का जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स थे क्रॉस तैलुस, यानी कि हमारी साइड पे, तो वो 29 सितंबर को हुए थे। इस तरह पुलवामा के वाक़े के बाद जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, तो जो बालाकोट वो 26 फरवरी को हुआ था। तो 10-12 दिन का मामला है। लेकिन इस बार जनरल लोधी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस दफ़े शायद एक फ्रंट पे या एक एक्शन ना हो, क्योंकि बालाकोट की जो एम्बैरेसमेंट थी उसको भी उन्होंने इस दफ़ा बचाना है। वो अफोर्ड, मोदी ये हुकूमत नहीं कर सकती कि बालाकोट में एक्शन ले, अगले दिन पाकिस्तान को रिएक्ट करे तो फिर एक दूसरा अभिनंदन को हम गिरफ्तार कर लें या उनके 2-3 जहाज हम गिरा दें। तो ये इस वक्त इसीलिए था, शायद थोड़ा सा वक्त वो ज़्यादा ले रहे हैं, अपने ऑप्शंस देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे, और मुमकिन है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्रेशन ना भी हो, लेकिन वो क्लेम पूरा करेंगे कि हमने 50 टेरर कैंप्स उड़ा दिए, 2000 बंदों को मार दिया। तो ये फिर एक नैरेटिव की जंग चलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमें अलर्ट रहना है, डोमेस्टिकली भी। वो हमारे बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, और भी इलाकों में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। और बाहर आई एम श्योर कि हमारी आर्म फोर्सेस अलर्ट हैं और दे आर रेडी टू थॉट और टू रिस्पॉन्ड टू एनी मिस एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान। जल साहब, बासित साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या इज इट पॉसिबल कि डिफरेंट फ्रंट पे हिंदुस्तान कोई छेड़खानी करे या कोई इस तरह की मुहिम जो की कोशिश करे दिस टाइम? जी, इस पर तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि एक ही काम एक ही जगह से बार बार करना है, मैं तो कोई फौजी हिकमत अमली के खिलाफ ही ये बात है। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि देखें, कुछ चीज़ें तो उन्होंने अचीव कर ली हैं, 2 चीज़ें अचीव कर ली। ये फॉल्स फ्लैग था या नहीं था, ये तो मेरा ख्याल है कि बस ऐसे ही इसके ऊपर वक्त ज़ाया होगा। फॉल्स फ्लैग के
बाद पता चल जाता है, जो बाद के एक्शन होते हैं उनसे अंदाजा हो जाता है कि ये फॉल्स फ्लैग था या नहीं था। तो हर इंडिकेटर के हिसाब से ये फॉल्स फ्लैग ही था। और उससे वो क्या अचीव करना चाहते थे, एक तो उनका पहले से ये इरादा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने, वो तो एब्रोगेट करना चाहते हैं, साफ ज़ाहिर है कि वो मुमकिन नहीं है। इवन सस्पेंशन होल्डिंग इन अबेंस भी कहीं उसके नहीं है मामलात में, लेकिन बार उन्होंने वो कर दिया। तो एक चीज उन्होंने अचीव कर ली जो वो करना चाह रहे थे। इसके जो मुहर्रकात हैं या क्या बाद में क्या हो सकता है, हम बाद में बात कर लेंगे जी। दूसरी चीज आपने महसूस किया होगा कि वेरी स्ट्रॉन्ग क्लैम्प डाउन शुरू कर दिया है इंडियन हेल्ड कश्मीर में ओवर द सस्पेक्टेड फ्रीडम फाइटर्स या जो कश्मीरी हैं। तो ये चूंकि एब्रोगेशन के बाद 370 और 35 एक इनका ये ख्याल था कि कुछ प्यार मोहब्बत से, कुछ दबाव से पूरी तहरीक को दबा लेंगे, वो चूंकि नहीं हो पाई, तो वो भी उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है, उन्होंने उस तरफ वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव भी उन्होंने हासिल कर लिया। तीसरा वो करना चाह रहे थे परसों की, आपको रात को पता होगा कि पाकिस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 70 दहशतगर्द मारे। ये बहुत बड़ा फिगर है जी। और ये बहुत बड़ी फोर्स थी जो आ रही थी जी। और ये एक तीसरा उनका मनूवर था जो कि फॉइल कर दिया पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने। और इसमें एक अच्छी खबर जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि तमाम इंडिकेटर्स मौजूद हैं कि इस दफा अफगान हुकूमत ने हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की है। अदरवाइज ये इतना बड़ा जो ना ऑपरेशन, वो इतने ज्यादा लोगों का मारे जाना कोई आसान काम नहीं था। ये हाँ जी, ये तो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जो अचीव किया है। लेकिन एक चीज बड़ी सही बात आप कह रहे हैं कि मोदी ने अपने आप को फंसा लिया है जी। बजाय इसके कि ये 3 ऑब्जेक्टिव इन्हीं पर इत्तेफाक करते हैं कि चलो ठीक है फौजों को जरा ले आते बॉर्डर के पास, हमें अट्रैक्ट करते इस तरफ ताकि उधर से कोई कमजोरी उनकी नजर में पैदा हो और ये BLA और TTP और BRA और दाइश और इनके थ्रू कोई काम खराब करें, ये उनका एक हो सकता था। लेकिन अब उसने इतना हाइप क्रिएट कर दी है हिंदू पॉपुलेशन में, इंतहा पसंदों में। और अगर आप उनके चैनल्स देखें, अभी हम तो आप और मैं तो बात कर रहे हैं ना मेरे मुंह से झाग निकल रही है, बासित साहब भी आराम से बात कर रहे हैं, जरा आप देखें ना उनके चैनल्स जी, ऐसे ही है। उनके जर्नैलों को देखें कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं और उनके डिप्लोमेट्स को देखें। तो वो जो एक हाइप क्रिएट की है उसमें ये फंस गया है अभी मोदी। फिर उसने इसको इंटरनेशनलाइज भी किया है। आपको पता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद भी है और फिर 100 के करीब बुलाकर मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को उनको ब्रीफिंग भी दी है। ये अलग बात है जब उन्होंने पूछा कि सर वो सवाल वो न्यूयॉर्क टाइम्स की वो खबर में पढ़ रहा था, उसमें सवाल जो है उनके जवाब तो कोई भी नहीं दे सका ना हिंदुस्तान दफ्तर में, कोई जवाब नहीं दिए कहीं पर। और एक और बड़ी एक चीज हुई है जो कि बड़ी अनहोनी होती है साफ ज़ाहिर है कि मुल्कों में और फौज में, कि जो मेन कमांडर है कश्मीर में इलाके में, नॉर्दर्न कमांड का 3 स्टार जनरल, उनको उन्होंने आज फारिग कर दिया जी। और ये जरूर इसलिए किया होगा कि वो इसको कुछ कह रहे होंगे करने को, ये बता रहा होगा कि भी ये प्रोफेशनली पॉसिबल नहीं है या वट एवर रीजन। तो काफी सारी हमें चीजें नजर आ रही है कि वो अंडर प्रेशर आ गए हैं। उनको कुछ क्लियर नहीं था कि उन्होंने क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है और क्या उससे ज्यादा करना है। सर जैसा इसको डिप्लोमेटिकली भी खंगालते हैं भाई साहब, हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की आर वी अप टू मार्क के हमें जिस हद तक दुनिया तक अपना पैगाम और के वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, और हम ही पे हिंदुस्तान मुंह उठा के इल्जाम लगा रहे थे एट टाइम्स, हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे परफॉर्मेंस ठीक है हुकूमत पाकिस्तान की? सर देखिए परफॉर्मेंस तो चलिए हमारी ठीक है, कुछ हमने एक्सपोज कर दिया, कुछ उनकी गलतियां हो गई, लेकिन मेरा ख्याल में हमें थोड़े से अपने टॉकिंग पॉइंट्स को बेहतर करना चाहिए। और हमें जो हमारा प्रिंसिपल टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए, एक तरफ तो हमें एक्सपोज करना चाहिए भारत ने जो कुछ भी कर रहा है, कमांडर कुलभूषण जाधव को भी हमने अरेस्ट किया था, हमें एक नैरेटिव वहाँ से ही बिल्ड करना चाहिए था 2016 से, जो हम नहीं कर पाए बदकिस्मती के साथ। हालांकि भारत का खुलम खुला हाथ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है इस वक्त पहलगाम की। और हमें एक फंडामेंटल जो टॉकिंग पॉइंट हमारे नैरेटिव में मिसिंग है, जिस पे हमें गौर करना चाहिए और हमें दुनिया को बताना चाहिए कि पहलगाम का जो वाकया है, चाहे वो फॉल्स फ्लैग है या इंडिजिनस लोगों ने किया, वी डू नॉट नो येट, क्योंकि इसके बारे में कोई क्लैरिटी फिलहाल तो है नहीं। लेकिन इससे एक बात जरूर साबित होती है कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एतमाद है, जो नॉर्मल रिलेशनशिप है, वो कायम नहीं हो सकता। वो मुझे अपने नैरेटिव में कहीं मिल नहीं रहा कि हम फोकस जम्मू और कश्मीर पे लेकर आएं, लोगों की जो स्ट्रगल है उस पे लेकर आएं,
जो हक खुद इरादियत है उस पे लेकर आए। हमारा भी सारा फोकस एक लिहाज से ये हो गया है कि जी टेररिज्म है, हम बहुत बड़े विक्टिम हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, इसमें कोई इबाम नहीं रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत ये मौका हमारे लिए है, इसको हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर का जो तनाज़ा है उसको भी हम ज़रा उठा के दुनिया के सामने पेश करें। बस अब आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। सारी सिचुएशन के अंदर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जाफर एक्सप्रेस वाला जो सान्या था पाक बलोचिस्तान में जो हुआ, हमें उसको भी एलिवेट करना चाहिए था, हमें दुनिया को बताना चाहिए था कि दैट इज हैपनिंग विद इन आवर बॉर्डर्स और हिंदुस्तान के इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है। लेकिन आई थिंक हमने वो अपॉर्चुनिटी भी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गए थे हम इवन एट दैट टाइम। जल साहब जाते जाते ये फरमाइएगा कि किसी भी किस्म की मुहिम, ऑफ कोर्स द होल नेशन इज यूनाइटेड, सर हम किस हद तक इक्विप्ड हैं हिंदुस्तान को किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए? जी, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें आधे मिनट की बात जी सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ये कि इंडियन लीडरशिप को दो चीजें कंसिडर करनी चाहिए। एक तो ये कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मगरब में कोई ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो हिंदुस्तान जिस तरीके से माशी तरक्की कर रहा है और वो कहीं चैलेंज ना बन जाए। चाइना ऑलरेडी उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, तो एशिया इतने बड़े तरीके से उभर ना जाए। तो ये उनको सोचना चाहिए कि ये काम किसी और का भी हो सकता है, बजाय इसके कि वो एक ही तरफ उनकी तवज्जो है। दूसरी बात ये है उनके समझने की कि पहले ठीक है हम समझते थे कि ये दो तरफा कोई मामला है कश्मीर और ये कश्मीर का मामला पाकिस्तान और इंडिया, जबकि हम हमेशा कहते थे तीसरा फरीक वो भी है अपने कश्मीरी, अब चौथा फरीक भी है और वो चाइना। तो और चाइना पाकिस्तान का दोस्त भी है, तो थोड़ा सा वो सोच लें कि कहीं वो दरमियान में सैंडविच ही ना हो जाए अगर वो कुछ भी करना चाहें। तो अभी वो आपको मैं जवाब देता हूँ मुहिम जोई का। देखें कोई भी शऊर शख्स ये बात समझता है कि दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान खुली और ओपन और बड़ी जंग तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कि छोटे मोटे मामला हो सकते हैं। और जैसे बादल साहब ने भी कहा, हो सकता है कि दूर हो एक्सट्रीम, पहले एक्सट्रीम नॉर्थ में हुआ था, अब हो सकता है एक्सट्रीम साउथ में हो, वहां पर हमारे नेवी है, नेवल एसेट्स हैं, कोई इस किस्म का मामला, इस पर तो हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। लेकिन चूंकि मैं फौजी हूँ और हमें पता है कि हमारा ओढ़ना बिछौना ये होता है कि प्लानिंग एंड काउंटर प्लानिंग, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या जवाब देना चाहिए। तो वो ऐसे नहीं होता कि आप बैठ के सोच रहे होंगे कि हमने क्या करना है, वो पहले से हाइपोथेसिस तमाम बने होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर उसके जवाब तैयार करके रखे होते हैं, ये हुआ तो ये जवाब होगा, ये जवाब होगा। और मेरे ख्याल जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें इजाजत दे दी गई है फोर्सेस को कि जो आप मुनासिब जो आप समझे वो होगा। तो अब इसके बाद अगर वो कुछ भी होता है तो वो ये ना समझे कि फिर हम अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे और फिर सोचो विचार करेंगे। एवरीथिंग इज डन, वी आर रेडी, और वो हमें मैच नहीं कर सकते। देखें जो बड़ी फौज को एडवांटेज होता है ना, वो होता है अगर ऑल आउट वॉर हो, कि वो ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकते हैं और छोटा मुल्क कम ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकता है। जब आपने लिमिटेड वॉर लड़नी हो तो छोटे मुल्क को कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और उसके अलावा हमारे कोई जहाज उनसे कम तर नहीं है, बल्कि उनसे बेहतर ही है, हमारे टैंक उनसे बेहतर है, हमारी आबदोजें हैं, बैरी जहाज, हमारे सर्वेलेंस के जहाज। तो किसी भी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का जवाब वो एक तो होता है ना तुर्की पे तुर्की जवाब, एक होता है तुर्की पे तुर्की प्लस, और पिछली दफा प्लस था, शायद एक दफा प्लस हो, दो दफा हो। तो लोग कहते हैं हाँ जी कोई छोटा मोटा काम हो सकता है, तो बस मैं ये कहूंगा या तो उनकी तरफ से छोटा होगा, हमारी तरफ से मोटा होगा। सर मैं जाते जाते अर्ज कर जाऊं, जी जी, ये बार बार कहते हैं पानी बंद कर देंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तानी फौज में ये इस्तात भी है कि वो वहां जा सकती है जहां से पानी आता है, और कश्मीरी जो है वो आपके साथ नहीं होंगे, हमारे साथ। सारी बातें समझ लें। सर मैं जाते जाते ये भी अर्ज कर जाऊं कि हमारे जनरल नईम लोधी जनरल बख्शी से बेहतर हैं, हमारे डिप्लोमेट अब्दुल बासित साहब उनके बहुत सारे डिप्लोमेट से बेहतर हैं। सो एज अ नेशन हम इंशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। अल्लाह करे कि इस तरह की सिचुएशन कभी ना बने, लेकिन अगर बनेगी तो वी आर ऑल यूनाइटेड इंशाल्लाह। नाज़रीन इंशाल्लाह। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन उससे जाने से पहले एक गुजारिश में फिर से करके जाना चाहूंगा। पाकिस्तान नेवर वांट्स वॉर, वी डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर वॉर। लेकिन जिस तरह आप जनरल नईम लोधी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब्दुल बासित साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट से आर्म्ड फोर्सेस, नेशन, हमारा बच्चा, घरों की खवातीन, हमारे मर्द बुजुर्ग, एवरीबडी इज मेंटली प्रिपेयर्ड। तो इस तरह की कोई भी मुहिम जोई जो जनरल बख्शी से लेकर अर्नाब गोस्वामी और कुछ कार्टून हिंदुस्तानी, हम सॉरी टू से दैट, इवन कुछ कार्टून बैठकर हिंदुस्तानी मीडिया और टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठकर जो चीख कर स्क्रीम आउट कर रहे होते हैं जंग जंग जंग, तो अभी रिसेंट पास्ट है, तैयारे कहां पर गिरते हैं, अभिनंदन कहां से पकड़ा जाता है, कुलभूषण को कौन पकड़ता है, कुलभूषण किसके पास है, क्या क्या मान चुका है, एंड इवन देन जंग की डिमांड करना। आई वंडर
कि मोदी के लास्ट प्रीमियरशिप के प्राइम मिनिस्टरशिप के लास्ट टेन्योर के अंदर हिंदुस्तानी मीडिया ने और गोदी मीडिया ने किस हद तक शर्मिंदा और किस हद तक बेइज्जत करवाना है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वजीर आजम को। आई होप कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और वो मोदी जी जाते जाते अपना करियर बचा जाए कि यार मेरे करियर के अंदर में इतनी दफ़ा मार पाकिस्तान से मैंने नहीं खाई थी, उनको कि बंदा बता दे कि यार आखिरी दफ़ा है आपके प्राइम मिनिस्टरशिप की, तो कुछ इज्जत बचा के जाएगी। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे मेरे साथ रहिए। नाजरीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है परमजीत सिंह पम्मा ने, रहनुमा तहरीक खालिस्तान है। एंड मैं चाहूँगा कि ये सेगमेंट मैं अपने इस पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए और मेरे बॉर्डर के उस पार जो बैठे हुए सिख भाई हैं उनके लिए ये सेगमेंट में पंजाबी में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। परमजीत भाजी की हाल चाल है, खैरियत नाल हो जी? बहुत चढ़दी कला, बहुत वधिया है जी। एक ही रौला पिया है, मोदी एक बारी पहले भी लितर उतर खा बैठा है, जलील हो बैठा है, फिर एक बारी रौला पाया है जंग लगेगी, यह कर देंगा वो कर देंगा। देखो भाजी, जंग लगेगी या नहीं लगेगी मैनू नहीं पता, पर जंग ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੂਨ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਤਲ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਡ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਵਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਢਵੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਦਾ।
ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੈਸਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਮੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵੇ, ਲੜਕੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਰਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਿੱਖ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ABN ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਲੇਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਸਾਹ ਜਕੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ,
ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮਫਾਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ कि हिंदुस्तान किस लेवल की डेमोक्रेसी हैगी है। पाजी थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे मिजाज है, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का वेरी सर आज फिर इमरान खान साहब से वकला की और कुछ फैमिली की मुलाकातें एक्सपेक्टेड थी। 2 अलीमा खानम साहिबा की और बाकी अमशीर खान जो है उनकी मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन एक पैगाम इमरान खान साहब का पहुंचा है एक वकील के तवस्सुत से, फैसल चौधरी साहब के तवस्सुत से, कि फॉर्म 47 की बहस एक साइड के ऊपर राइट नाउ पूरी कौम मोदी के खिलाफ यकजा है। सर इसको तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट समझा जाए, ऑन किया जाए? नहीं, फैसल चौधरी की किसी भी स्टेटमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं समझा जा सकता, बिकॉज ये वो वकला है जो हमारी लिस्ट में नहीं भी होते और हर दफ़ा इनको जो इदारे और इस्टेब्लिशमेंट है खास उसके तहत जो है असल रेलेवेंट वकला को रिप्लेस करके इन लोगों को भेज देते हैं। ठीक हो गया सर, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि वो लिस्ट का हिस्सा नहीं थे मगर क्रेडिबल है। मुझ तक ये बात पहुंची है, अभी 2-3 दोस्त हैं, वो हम सब वकला से जब तक एक से इसकी तस्दीक नहीं कर लेते जी तब तक हम कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको ऑफिशियल तस्वर नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर में 1-2 वकला, उनमें एक वकील जो थे वो लिस्ट के मुताबिक थे, वो जो ज़हीर अब्बास हैं, वो ही वाज इन द लिस्ट, उनसे मेरा भी रब्ता नहीं हो रहा, बाकी 4 से हो गया है। जैसे ही उनसे हो जाता है इसकी तस्दीक होगी और फिर मैं खुद इसको इशू करूंगा। जी शेख साहब, ये मामला स्टार्ट होता है इमरान खान साहब की रिहाई से आती है बात रसाई तक, एंड आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड इवन। आज हमने देखा कि जिस तरह वहाँ पर कुछ खवातीन को पुलिस की जानिब से धक्के दिए गए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुश बैक किया गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, बट रुसवाई तक मामला आ गया। सर व्हाट नेक्स्ट, अगला लाहेमल तहरीक इंसाफ का क्या होगा? देखें सर, जो कुछ ये हो रहा है ये तो पछताई हुकूमत की बेहयाई है कि कोर्ट ऑर्डर्स होने के बावजूद आपने देखा कि आज अलीमा बाजी जब वहाँ पे मौजूद थी तो 7 वकला ने कोर्ट ऑर्डर्स भी दिखाए उनको, मगर पुलिस ने फिर भी जो है वो अपनी रिवायती बेहयाई जो है उसका मुजाहरा किया। आपने सुना होगा कि अलीमा खान साहबा ने बार बार कहा कि क्या तुम्हें मरियम नवाज ने भेजा है, और मरियम नवाज ने तुम्हें भेजा है, यानी कि उन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को भी इसमें एक्यूज किया और गवर्नमेंट ही है ये जो सब करवा रही है। आज तो उन्होंने कह दिया खुलेआम। कहने का मकसद ये है कि अगला लाएअमल पहला तो यही बनता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दोबारा जाएंगे, दोबारा अदालती, अगर हम अदालती अहकामात का सहारा ले रहे हैं जो कि ले रहे हैं और उनको भी बार बार अदालती अहकामात दिखा रहे हैं, तो पहला रिएक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। सर माजी में तो हमने देखा कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई हुआ करती थी तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठाया करती थी, आज से गवर्नमेंट की तरफ। ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है जी, ये तो अलीमा खान साहबा का वहाँ का बयान है जो कि अभी वीडियो की सूरत में चल रहा है। मैंने तो उनकी बात की है, तो मेरे ख्याल में आप ये उनसे पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली मैं उनकी स्टेटमेंट तो चेंज नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स यू कांट सर, बट एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई व्हाट डू यू थिंक? मैं ये समझता हूँ जी कि बिल्कुल हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक ही पेज पे है और मिलके हमारे साथ कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। फेयर इनफ। सर फर्दर अभी ऑब्वियसली बॉर्डर की सिचुएशन हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर मामलात थोड़ा एस्केलेट कर रहे हैं, बट तहरीक इंसाफ का ईद के बाद कोई प्रोटेस्ट का भी प्लान था, इज समथिंग गोइंग ऑन सर? कुछ पाइपलाइन के अंदर चीजें हैं या वो अभी तक के लिए सारा कुछ पोस्टपोन हो गया हुआ है? सर देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब के अहकामात के मुताबिक एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस शेप अप होना था जिसकी जिम्मेदारी असद कैसर साहब के हवाले थी। उन्होंने अपनी जान तोड़ कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे 26वीं तरमीम के लिए हमने कोशिशें की और मौलाना जो थे वो ना कन्विंस हो सके और गवर्नमेंट के साथ चले गए। इस दफा भी काफी सारा टाइम और एफर्ट सर्व हुई हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इट्स सैड कि खान साहब जो चाहते थे कि अपोजिशन हम आवाज हो
हाँ। तो उस पे वो अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, बट वो कहते हैं इशू टू इशू चलेंगे, मतलब जेडी गल थोड़ी पसंद आई थोड़ा खलो जाएंगे, जेडी हुकूमत की पसंद आई हुकूमत तक खलो जाएंगे। दिस इज व्हाट ही सेज। वेल दे आर इंडिपेंडेंट पार्टी है हमारे, तो हम तो क्या कोशिश ही कर सकते हैं। हम फिर भी उनके साथ मिनिमम एंगेजमेंट जो है उसको नहीं छोड़ेंगे खान की डायरेक्शन के मुताबिक। तो अब जबकि उन्होंने उनके अपने कंसर्न भी सारे दूर कर दिए थे और अब वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं, तो बस ठीक है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का काम है कि वो मौक़िफ़ इस पे लाएअमल दें, और मैं भी आपकी तरह उस लाएअमल के इसमें इंतज़ार करूँ। जैसे ही पार्टी सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन और पॉलिटिकल कमेटी वो कोई लाएअमल फाइनल करती है, बस ये सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे और सारी कौम से शेयर कर लूँगा। शेख साहब, मौलाना साहब की आपने बात की। मौलाना की रिसेंट एबीएन के ही एक टॉक शो में, अरीना शिगरी साहिबा के शो में, उन्होंने कहा कि इत्तेहाद तो हुकूमतों के हुआ करते हैं, ऑपोजिशन के इत्तेहाद नहीं हुआ करते। सो इसका मतलब तो क्लियर कट है कि मौलाना अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिक्स करेगी। सर असि पहले भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम तो चाह रहे थे कि ऑपोजिशन हम आवाज हो जाए। खान साहब का विजन यही था कि अगर आप सिस्टम जो आपके साथ वस्तायत कर रहा है, इफ यू वांट टू स्टैंड अप टू इट, तो व्हाई नॉट डू इट टुगेदर। खान साहब ये चाहते थे। तो अब अगर कोई ऑपोजिशन भी कहलाना चाहता है मगर गवर्नमेंट के मजे भी लेना चाहता है, तो वो उनकी मर्जी है। वो कहते हैं इशू टू इशू चलेंगे। क्लियर कट वाली तो बात ही नहीं, हमें कन्वे हो गया। ऐसी तो किसी खुशफहमी का शिकार नहीं जब। सर रिसेंट बल्कि कल सीएम केपी के और बाकी वज़राए आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात और वो सारा मामला भी, माइंस एंड मिनरल्स बिल भी सर ऑब्वियसली डिस्कस हुआ होगा। सर देखें, अपने ज़हन में रखिएगा, जी। और ये मैंने परसों भी एक टॉक शो में बताया, इमरान खान साहब का पैगाम इस पे आ गया। इमरान खान साहब का पैगाम जो होता है ना, वो इस पार्टी के लिए हर्फ़े आखिर होता है। और वो उस लास्ट आने वाले 2 पैगामात में, दोनों में मिनरल बिल के हवाले से खान साहब की एक ही स्टेटमेंट थी, और वो क्या थी कि मैं पहले वज़ीर आला से ब्रीफिंग लूंगा, उसके बाद मैं पूरी केपी कैबिनेट पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाऊंगा और मैं उनसे इनके तहफ़्फ़ुज़ात या कोई शिकायतें होगी या जो भी कोई डिस्कशन होगी करूंगा। उसके बाद अगर मैंने मुनासिब समझा तो ये बिल पास होगा, वरना नहीं होगा। बात खत्म होगी। अब लोग पता नहीं क्यों टॉक शोज में, ट्वीट्स पे अटेंशन सीख करने के लिए बार बार ये चीज उठाते हैं। ये चीफ मिनिस्टर इमरान खान साहब के हैं, यहाँ हुकूमत केपी में इमरान खान साहब की है। खान साहब का हुक्म आ गया, डिस्कशन खत्म हो गई है। वो बिल बस पे जिथे पे उथे पे रहेगा। खान चाहेगा तो होगा, खान नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इस पे हमारे लिए इससे ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं है। कई बेचारों को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में घुसने का शौक होता है, उन्होंने टाइम जाया कर लेने दो, सानू टाइम वेस्ट करने की लोड़ नहीं है। खान हैज स्पोकन। शेख साहब, सिंस यू टॉक्ड अबाउट द ट्वीट्स, तो रिसेंटली मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने भी एक ट्वीट की और उसके बाद मैं देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर, इजंट मिर्जा शहजाद अकबर पीटीआई, शहबाज गिल पीटीआई, इजंट इट वन पार्टी? क्या शहजाद अकबर साहब ने क्या किया जी? उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होते एक इतनी बड़ी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सके। और देखिए बिलावल नेहरू वाले इशू में सियासी इनिंग्स जीत गए हैं, हुकूमत को पुश बैक कर लिया उन्होंने, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सीएम केपी के कुछ नहीं कर सके। सबका एहतराम है, और जो भी इमरान खान का मानने वाला है, मेरे लिए सबका एहतराम है। मगर जब बंदा खुद मुल्क से बाहर चला जाए तो गुफ्तगू करनी आसान होती है। जो यहाँ पे मौजूद हों उनके लिए मसाइल मुख्तलिफ हैं, वहाँ जो दोस्त बैठे हैं उनके लिए भी मसाइल होंगे, मगर कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए चीज़ें और हैं। इमरान खान के मुजाहिदों में से जो है ये सारे मुजाहिद हैं, ये इमरान खान के हुक्म पे ही ये नॉमिनेशन चीफ मिनिस्टर की हुई है, और चीफ मिनिस्टर खान साहब को रेगुलर मिलते हैं। खान साहब हालात से वाकिफ हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं मेरे ख्याल में कि पूरी पार्टी को इमरान खान साहब की इस इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना चाहिए कि सोशल मीडिया या मीडिया पे बैठ के एक दूसरे पे तानाजरी न करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो वो पार्टी के जिम्मेदारान से बात करें, उसका कोई तदारक हो सके। तो ये जो भी कोई बातें इस किस्म की करता है, खान साहब की जो पिछला बयान आया है उसकी फिर इसका मतलब है मुखालफत में करता है। तो ये राइट किसी के पास नहीं है कि वो जो है पार्टी के ऊपर, पार्टी का भी अपने आप को क्लेम करे और फिर पार्टी के जिम्मेदारान के ऊपर खामखा की। एक तो होता है ना जो जस्टिफाइड हो, एक तो होता है जिसकी बुनियाद कोई ना हो। बेबुनियाद किस्म की तनकीद, उसका तनकीद सबका राइट है, एवरीबॉडी डज इट, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। फेयर इनफ। मगर आपके अगर एक्सेस हो जो कि पुराने लोगों की है तो आप पूछ लिया करेंगे हकायक क्या।
शेख साहब ये भी फरमाइएगा, लास्टली 9 मई के केसेस भी कुछ सुप्रीम कोर्ट इधर उधर से कंक्लूड हो रहे हैं और बाज़गश्त ये भी है कि बहुत सारे लोग नाअहल भी हो सकते हैं। आज अंसार भाई साहब की स्टोरी थी कि उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक बार फिर से पीटीआई ने अरीमिन गंडापुर साहब को टास्क दिया कि एस्टैब्लिशमेंट से दोबारा मुज़ाकरात या एंगेजमेंट का कोई मामला खोला जाए, कोई डोर दोबारा से स्टार्ट किया जाए कि दौर चलाया जाए। मेरे ख्याल पे वो अंसार अब्बासी साहब को आजकल कोई दोस्त जो स्टोरीज देते हैं वो शायद उसकी तहकीक कर लें, सेकंड टाइम तो बेहतर होता है। खान साहब का हुक्म आ गया था, आपको याद होगा लास्ट मैसेज में, कि मैंने अपनी जात के हवाले से मुज़ाकरात करने की ऑथराइजेशन किसी को नहीं दी है, एंड दैट इंक्लूड्स अलीमीन गंडापुर एज वेल। तो बाहर वाली पार्टी वाले कौन होते हैं इस किस्म की ऑथराइजेशन देने वाले? On record, officially, PTI is not in any negotiation with the establishment right now as we speak. शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर। नाजरीन, जनाब शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स डिस्कस की। वहीं पर कुछ मेन पॉइंट्स में एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा इससे पहले कि मैं आपकी इजाज़त लूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, हुकूमत, अपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट, हमारे इंटरनल हालात कुछ भी हों, लेकिन एक चीज़ तय है कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी की पूरी कौम मुत्तहिद खड़ी हुई है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, शहबाज शरीफ साहब हो या मुकैयद इमरान खान साहब हो। और मैं आज भी एक स्टेटमेंट को रिट्रेट करना चाहूँगा फैसल चौधरी साहब के तवस्सुस से जो हम तक पहुँची है कि हुकूमत के मामलात जो भी हों, इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी हो, इमरान खान साहब ने भी इसी को रीअश्योर किया कि हिंदुस्तानी जारहियत के खिलाफ पूरी की पूरी कौम मुत्तहिद खड़ी है। यस, माइनर डिफरेंसेस अपने अपने ओपिनियन के, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के, या कहीं पर ज़्यादा पुशबैक भी दीवार पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो हम सब के सब एक हैं। जाते जाते एक बार फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान के लिए जाते जाते एक छोटा सा पैगाम कि हजूर वाला सोचिए ये कि आप लोग 125 करोड़ हैं, 25 करोड़ हम हैं, ये 150 करोड़ का खित्ता है। एक शख्स के जंगी जुनून के भेंट ये खित्ता नहीं चढ़ सकता। बहुत जी शऊर, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पीस लवर, बहुत बेहतर बात करने वाले लोग इन दोनों ममालिक के अंदर मौजूद हैं। तो एक मोदी, एक बुचर ऑफ गुजरात की जुनून की इस इंतहा की ग़िज़ा आप क्यों बन रहे हैं? पाकिस्तान तो रेडी बैठा है, किसी किस्म का भी कोई मुहिम जुई की जाती है, किसी किस्म की कोई एग्रेशन दिखाई जाती है तो वी आर देयर टू रिस्पॉन्ड एंड वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड। लेकिन आई थिंक वो तमाम लोग भी जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और कुछ अक्ल शऊर रखते हैं, उनको भी मोदी को कॉल आउट करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।